हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम देखेंगे कि 13 जनवरी 2021 बुधवार इंडियन एक्सप्रेस में क्लैट के लिए जीके और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आज के अखबार के फ्रंट पेज पे व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड एक ऐड छापा है। साथ ही साथ अंदर के पेजों में व्हाट्सएप से रिलेटेड भी एक कॉलम आया है जिसमें उसके प्राइवेसी को लेकर के बात की गई है। अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों ही आर्टिकल के अंडर में राइट टू प्राइवेसी भी आता है। ऐसा उन्होंने आधार केस के रिगार्डिंग डिसीजन दिया था। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वर्डिक्ट को बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि राइट टू प्राइवेसी इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और सरकार अगर जो लेजिटिमेट वे से कानून बना करके राइट टू प्राइवेसी को ये दिखाती है कि हम उसे मास ऑफ पब्लिक यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो राइट टू प्राइवेसी को ओवरटेक कर सकती है। हमें ये केस याद रखना है, साथ ही साथ हम ये आर्टिकल देख लेते हैं। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के कई सारे क्लेम्स कर रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड है ये और किसी भी पर्सनल चैट को हम यूज़ नहीं करेंगे अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए। साथ ही साथ हम लोकेशन ईटीसी का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। आर्टिकल में प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। जो कुछ एक बातें हमें यहाँ देखने सीखने लायक हैं वो हैं कि इंडिया के पास डाटा कंपनीज से रिलेटेड कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। आर्टिकल ये कहता है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बिना किसी भी कंपनी के डाटा यूज़ और उसकी प्रोसेसिंग को लेकर के कोई भी नियम या पॉलिसिंग नहीं की जा सकती है। कोई भी नियम नहीं बनाए जा सकते हैं या पॉलिसिंग नहीं की जा सकती है। इसके साथ आर्टिकल ये भी बात करता है कि किस तरीके से अमेरिका में फेडरल ट्रेड कम्युनिकेशन ने एक लॉ सूट फाइल करके फेसबुक के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट और एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी निकाली थी, जिसमें कि उस फेसबुक के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के एक्विजिशन को लेकर के काफ़ी इशू हुआ था। आर्टिकल एक और बात करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है कि दो यूज़र हैं अगर, तो दोनों यूज़र के एंड के अलावा बीच में कोई इवेज ड्रॉपिंग यानी बीच में कोई आपकी बात पढ़ या सुन नहीं सकता है। इस चीज़ को कहते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि इस बीच में डाटा लीकेज के चांसेस कम रहते हैं, नहीं के बराबर रहते हैं। यहाँ से आया हुआ डाटा सीधे दूसरे एंड पे जाता है, यूजर्स के बीच में डाटा कहीं भी ब्रीच आउट या लीक नहीं होता है। इसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो अपने लिए इतना ही काम का है, इसमें और कुछ नहीं है। लीगल नॉलेज से ही रिलेटेड अगला आर्टिकल है एफसीआरएज को लेकर के। केरला में गोल्ड स्मगलिंग हुई, गोल्ड स्मगलिंग को लेकर के एफसीआरए के वायलेशन की बात हुई। एफसीआरए क्या है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एफसीआरए का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 में पास हुआ था। एफसीआरए उन सभी एसोसिएशन ग्रुप्स या एनजीओज के ऊपर अप्लीकेबल होता है जो कि फॉरेन फंडिंग या फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। हाल ही के दिनों में एफसीआरए और एनजीओ के फॉरेन डोनेशंस को लेकर के काफ़ी सारे नए नियम्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। एफसीआरए ये मैंडेट करता है कि जितने भी एनजीओज जो कि बाहर से पैसा चाहते हैं, फंडिंग चाहते हैं, वो अपने आप को एफसीआरए के अंडर में रजिस्टर करवाएं। एक और अपडेट आई है जिसमें कि लेबर कोड्स को फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है। हमारे देश में ऐसी कई सारे लेबर लॉज हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को इंटेंगल करके रखे हुए हैं। वो कई सारे लॉज ऑब्सोलीट भी हो गए हैं और वर्तमान समय में उतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं हैं। ऐसा देखते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने लेबर कोड को रिवाइज करने और उसको नए स्ट्रक्चर में ढालने के लिए नया लेबर कोड फॉर्म कर रही है। अभी ये अपडेट आ रही है, लेकिन जब ये इशू पूरी तरीके से डेवलप होकर के वेल सेटल डाउन हो जाएगा तब हम इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर कर लेंगे। आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक में रिलेटेड एक न्यूज़ जो कि लगातार कई दिनों से फ्लोट कर रही है वो बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू एक तरह का पक्षियों में होने वाला रोग है जो कि कई बार मैमल्स जैसे कि इंसानों में भी हो जाता है। ये एक इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है जो कि दो तरीके के प्रोटीन्स जो कि इसके सरफेस पे पाए जाते हैं उनसे इनका नाम डिराइव होता है।
पहला है H जिसे ह्यूमाग्लूटोनिन भी कहते हैं और दूसरा है N जिसको न्यूरामिनोडेज भी कहते हैं। दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसने इंडिया को इससे पहले H5N1 नाम के एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से फ्री डिक्लेयर कर दिया था। तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक ये कि ये कौन सी एजेंसी है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री डिक्लेयर करती है, दूसरी ये प्रोटीन जो सरफेस से पाया जाता है उसकी पहचान, उसका नाम क्या है, और तीसरा ये जानना है कि किस तरीके के प्राणी इससे इन्फेक्टेड होते हैं। अभी जो वायरस फैला हुआ है वो H5 या H7 है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया गया है कि असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि फरीदाबाद गुड़गांव के आसपास है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे ये जानना है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वह राजस्थान से होकर के दिल्ली तक आती हैं, दिल्ली तक उसका एंड होता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझ करके चलनी है। WWF के बारे में भी आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो WWF के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम करता है इन्वायरमेंट को ह्यूमन इम्पैक्ट से बचाने में, प्रोटेक्शन में, और ह्यूमन इम्पैक्ट से इन्वायरमेंट और जीव जंतुओं को बचाने में। साथ ही साथ उत्तराखंड से एक न्यूज़ आई है जिसमें बात की गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में। हमें बस यहाँ से इतनी जानकारी लेनी है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों ही उत्तराखंड में हैं। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल किसानों के बिल और उनके जो डेली अपडेट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड है। आर्टिकल प्रताप भानु मेहता द्वारा लिखा गया है। आर्टिकल बात करता है कि किस तरीके से किसानों के लिए लागू बिल उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात न करके उसके एक अलग ही एवेन्यूज में कूद गया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट खुद आर्बिट्रेशन कर रहा है गवर्नमेंट और किसानों के बीच में। आर्टिकल ये कह रहा है कि फार्म लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग ग्रीवेंसेस हैं जो कि किसानों के द्वारा अलग अलग समय पे जाहिर किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना भी किसी एक हियरिंग के इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में बिना किसी जिक्र के आर्बिट्रेशन में कूद गई है, जो कि काम सटीक तरीके से गवर्नमेंट का होना चाहिए था। आर्टिकल ये कहता है कि सरकार ने जो कानून लागू किया है उससे जो नुकसान या उसका जो असर हो रहा है उसके लिए सरकार को खुद से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, न कि कोर्ट। कोर्ट का काम है कि किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना। कोर्ट ये न करके एक अलग ही एवेन्यूज में कूद गई है और कोर्ट का इस तरीके से फंक्शन करना उचित नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार करने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ा जा सकता है, ये एक अच्छा आर्टिकल है। अगली न्यूज़ आती है ईरान से। यूरोपियन यूनियन ने ईरान को इस बात के लिए चेताया है कि अगर आप यूरेनियम का संवर्धन करेंगे तो आने वाले दिनों में होने वाली न्यूक्लियर डील प्रभावित हो सकती है। अभी हाल के दिनों में ही यूनाइटेड अरब अमीरात ने अरब वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन किया है, और ये न्यूज़ करंट अफेयर्स में थी, ये पूछा भी जा सकता है। ईरान चूंकि न्यूज़ में फ्लोट कर रहा है इसलिए ईरान की लोकेशन देख लेते हैं। ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वेस्ट साइड में है, वहीं तुर्कमेनिस्तान के साउदर्न साइड में ये पड़ता है, कैस्पियन सागर के भी ये साउदर्न साइड में पड़ता है, जबकि पर्शियन गल्फ के ये नॉर्थ साइड में पड़ता है। इराक से सटा हुआ है ईरान और उसके भी ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान के भी ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और इसके साथ अजरबैजान और आर्मेनिया इस तरह के देशों की भी बॉर्डर्स लगी हुई हैं। अगला आर्टिकल है इकोनॉमी की तरफ से। इकोनॉमी के सेक्शन में जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसकी दो वजह हैं और हर आर्टिकल का पैटर्न लगभग हम देखते हैं एक ही जैसा होता है। एक तो इकोनॉमी में आ रहे आर्टिकल ये बात करते हैं कि किस तरीके से आने वाला बजट क्या होगा, क्या होना चाहिए। उनको एक मुद्दा मिल गया है कि आने वाला बजट ऐसा होना चाहिए, और वो लगातार हर आर्टिकल में ये बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है लॉकडाउन में काफ़ी पिछड़ गई और अभी बाद में फिर उसको किस तरीके से रिवाइव करना है, तो हमें किस किस फैक्टर्स पे जोर देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। खैर, इस तरह के डेली अपडेट्स तो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इससे इस तरीके के आर्टिकल में आने वाले कई सारे फंडामेंटल्स को हम सीख सकते हैं। तो इस आर्टिकल को देखते हैं।
ये आर्टिकल सबसे पहले बात करता है रिटेल इन्फ्लेशन की। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है खुदरा महंगाई। खुदरा महंगाई को नापा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, जिसको सीपीआई भी कहते हैं। जो भी महंगाई का इंडेक्स होता है वो, वैसे तो भारत में महंगाई के कई सारे इंडेक्स चलते हैं, लेकिन सीपीआई का जो इंडेक्स मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है सीएसओ के द्वारा। सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वही संस्था है जो हमारी जीडीपी को भी मेजर करती है। आर्टिकल में एक और चीज का जिक्र किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी। आईआईपी 8 कोर इंडस्ट्रीज का एक समूह है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग मेजर करती है कि किस तरीके से, किस प्रकार की ग्रोथ उसमें हो रही है। आईआईपी को भी मेजर करने वाली संस्था सीएसओ है। इसको कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्लानिंग। और इस आईआईपी को मेजर करने के लिए जिन 8 कोर इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है उसमें है इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इस तरह के नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, इस तरह के कई सारे सेक्टर्स हैं जिनको मिला करके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है। और ये इंडेक्स ये बताता है कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। और आईआईपी इस बात का इंडिकेटर है कि हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है या वो ढलान की तरफ जा रही है। एक और आर्टिकल आता है पर्सन इन न्यूज़ के बारे में, ये फ्रंट पेज पे ही निकला हुआ था। बैडमिंटन में 2 लोगों का नाम हम लोग को याद होना चाहिए पर्सन इन न्यूज़ की जगह पे। एक है साइना नेहवाल, दूसरा है एचएस प्रणय। ये दोनों ही हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें शटलर्स भी कहा जाता है। कभी कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन इन न्यूज़ पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। साइना नेहवाल और एचएस प्रणय ये दोनों ही लोग शटलर हैं इंडिया के और बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मेरी नज़र से। हैव अ नाइस डे।